शुक्रिया सनम एजाज, बहुत बहुत आपका और नमस्कार दर्शकों को और आपका स्वागत है JK 24/7 के इस खास शो में। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा, लगभग 3 साल पहले चुनाव हुए इस उम्मीद के साथ कि वहां पर एक नया राजनीतिक दौर आएगा, लोगों को विकास की बयार मिलेगी, तरक्की होगी और फलाह और बहबूदी की बात होगी। और किसी भी दल को जनता ने पूरी तरह से बहुमत नहीं दिया और फिर शुरू हुई गठजोड़ की राजनीति। इसी गठजोड़ की राजनीति में पीडीपी को जो सीटें ज्यादा मिली और उसकी एक तरह से रुझान बीजेपी की तरफ से था, बीजेपी की तरफ उसका रुझान था। और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही, लेकिन पीडीपी को वो समर्थन रास नहीं आया। हालांकि वो नंबर ऑफ जो गणित था वो पूरा नहीं हो रहा था और सरकार बनाने की कवायद नहीं हो सकती थी, लेकिन उसमें कुछ हो सकता था। आज वही पीडीपी और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर दावा करते हैं कि हम साथ हैं, और जो गठबंधन बना था वो टूट गया लगभग 5 महीने पहले और जनता देखती रह गई कि ये कौन सी उम्मीदें थी जो पूरी होने से पहले ही टूट गई। हमको इन 3 साल में क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में थे और फिर सवाल खड़े हुए और राजनीतिक उबाल आया। भले ही जम्मू कश्मीर की जनता सर्दी से जूझ रही हो, वहां पर मौसम है जिसे कहना सर्दी का मौसम है, लेकिन सियासी पारा गर्म है, लोगों को गर्मी महसूस हो रही है राजनीति के अंदर। और उधर से कहा गया कि इशारे सीमा पार से मिले, माफी हुई, तलाफी हुई, बयान वापिस हुए और एनआईए का जिक्र हुआ, सीबीआई का जिक्र हुआ, लेकिन जिक्र नहीं हुआ तो जनता का नहीं हुआ, आवाम का नहीं हुआ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी सियासत है कि जनता नहीं होती, स्टेट नहीं होता, अपना सब कुछ होता है, गठबंधन बनते, गठबंधन टूटते हैं, सरकार बनाने की कोशिश होती है, सरकार गिनाने की कोशिश होती है और सरकार दूसरे की बनने लगती है तो अपनी बनाई जाती है और आरोप लगाए जाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन जो आरोप लगाते हैं उनकी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर पैनल से आपकी मुलाकात कराऊंगा। डिफेक्शन से, डर से, दबाव से या हॉर्स ट्रेडिंग से कोई सरकार बनेगी, उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं उसके बदले चाहूंगा कि चुनाव हो। जमहूरियत में बहुत चीजों ने दखल दिया है, लेकिन पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूं कि फैक्स मशीन ने जो है जमहूरियत का गला घोटा है। हमारी शिकायत केंद्रीय सरकार से है कि अगर उनको विधानसभा भंग करनी थी तो उनको 4-5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी थी, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट विड्रा की थी महबूबा मुफ्ती जी की। ये भारतीय जनता पार्टी चुनावों को फेस करेगी और अपने काम के आधार पर पहले से ज्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राज्यपाल जी ने जो फैसला किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, जम्मू कश्मीर के हित में है। जब देश के पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, लोकसभा के, उसी के साथ जम्मू कश्मीर की असेंबली के भी चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। तो गुरुवार को जम्मू कश्मीर में बेहद नाटकीय सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। विधानसभा भंग करने का आदेश जारी करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग करता हूं। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, जो जनता के हक में था मैंने वही फैसला किया। इससे पहले बुधवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया था। गुरुवार को महबूबा मुफ्ती ने राजभवन में फैक्स मशीन का मजाक बनाते हुए ट्वीट किया, कोई पत्र राजभवन नहीं पहुंचा, लोग जवाब के इंतजार में हैं। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के ट्वीट को रीट्वीट किया। दोनों ने इस स्थिति का मजाक बनाया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उनके पत्र को रिसीव करने और उनका जवाब देने की जगह विधानसभा को ही भंग कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर में पीडीपी की पूर्व सहयोगी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के मुताबिक ही पिछले महीने हुए स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार किया था, लेकिन उन्हें सीमा पार से मिले ताजा निर्देशों में शायद कहा गया है कि दोनों साथ आएं और सरकार बना लें। हालांकि अपने बयान के बाद उन्होंने इस बयान पर माफी भी मांगी। तो वहीं अब सियासी उठापटक के बीच जम्मू कश्मीर को इंतजार है नई सरकार के गठन का। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7। जी हां, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां
रोजाना लगभग एक तरह से इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं कि जनता परेशान रहती है और लॉ एंड ऑर्डर की भी दिक्कत रहती है और भी तमाम बातें रहती हैं, लेकिन वहां के सियासी दलों की आप तमाम चीजें देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पहली बार फैक्स मशीन से गला घुट गया, फैक्स मशीन काम नहीं कर रही और अगर देखा जाए राज्यपाल महोदय के एम्प्लॉइज नहीं थे, कुक भी नहीं था उनका, लेकिन सवाल यह उठा कि कुक नहीं था और फैक्स मशीन के उसको रिसीव करने वाला नहीं था, तो फिर भंग करने के लिए विधानसभा को किसने जारी कर दिया आदेश? ये तमाम वो सवाल हैं जो जनता के हित से तो जुड़े हैं, लेकिन जनता इसमें कहीं नजर नहीं आती है। एक पैनल मेरे साथ जुड़ा है, ताहिर चौधरी साहब जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, जम्मू स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ताहिर चौधरी साहब आपका। विक्रम मल्होत्रा साहब है, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, जम्मू स्टूडियो में मौजूद है। जावेद बेग साहब है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और श्रीनगर स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है जावेद साहब। मुश्ताक साहब हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं श्रीनगर स्टूडियो में, और हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया सनम साहब, आपने मुझे टॉस किया। सबसे पहले मैं ताहिर चौधरी के पास चलना चाहूंगा। ताहिर साहब, दोनों हाथ में लड्डू हैं, सरकार नहीं थी आपकी, सरकार थी आपकी पीडीपी के साथ, तब भी सरकार में शामिल थे, फिर गवर्नर राज हुआ, आरोप लगा, तब भी आप सरकार आपके हाथ में, आज भी आपके हाथ में। आरोप यह लग रहा है कि आप हैं तो ठीक है, आप नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार थी और जब सरकार चली हम ही लोगों ने मैंडेट वापस लिया था, पावर्स वापस ली, सरकार गिरी और गवर्नर रूल लागू हो गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम इस हक में भी नहीं थे कि गवर्नर रूल भी स्टेट में ज्यादा लंबा टाइम तक रहे, वो भी स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता है। सरकारें होनी चाहिए, सरकार होने से जो एक आम शहरी है वो जमीनी सतह पे एमएलएस के पास जाता है और उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर काम होते हैं। सरकार बननी चाहिए, हम सरकार के हक में थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि गवर्नर रूल लगाना पड़ा। मतलब हालात बने या हालात को बनाया गया? क्योंकि कल जो संविधान का प्रावधान है उसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई दल दावा पेश करता है, कम से कम उनसे मुलाकात तो की जाए, उनसे बात तो की जाए, उनके दावों को परखा तो जाए और ये देखा जाए कि वो जितना दावा कर रहे हैं, जो जितना बल बता रहे हैं कि हमारे साथ इतने लोग मौजूद हैं, वो है भी या नहीं, चाहे वो फ्लोर टेस्ट हो या कुछ और हो। ये सब चीजें क्यों नजर नहीं आई? नहीं, कल का जो गवर्नर आपका डिसीजन था वो मैं कहूंगा कहीं हद तक बहुत सही डिसीजन रहा उनका, क्योंकि उनका एक अपना एक्सपीरियंस है गवर्नर साहब का। उनके डिसीजन को हम लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि जो फ्रंट रहा था, जो लोग आना चाहते थे सरकार बनाने के लिए, वो एक थर्ड फ्रंट की तरफ भी उनमें उन लोगों के हम नाम नहीं ओपन ले सकते, वो वहां से भी आ रहे थे। तो ये सरकार बन सकती थी, अगर बनती भी तो 10 दिन 15 दिन चलती, फिर दोबारा इस सरकार को गिरना पड़ता और फिर गवर्नर रूल लगता, 15-20 दिन फिर वेस्ट होते। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नर साहब का बड़ा पॉजिटिव डिसीजन था जिसका हम वेलकम करते हैं। यानी भविष्यवाणी के आधार पर तमाम चीजें थी। विक्रम मल्होत्रा जी कांग्रेस की तरफ से हैं। विक्रम साहब, कैसे देखते हैं? गवर्नर साहब को मालूम था कि 10-15 दिन में सरकार फिर गिर जाएगी? देखिए, इससे ज्यादा मजाक की बात कुछ नहीं हो सकती जो कल हुआ। जिस तरह से देश और पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह जमहूरियत का कत्ल किया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी की जो हेड है जिन्होंने दावा पेश किया सरकार बनाने का, बिना उनको मौका दिए फ्लोर पे टेस्ट किए, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो 70 साल की अपनी राजनीति करती रही है और पिछले चुनाव जो इन्होंने लड़ा कि हम जम्मू का मुख्यमंत्री देंगे, हिंदू मुख्यमंत्री देंगे, जब इनका मौका आया तो 2 सीट वाले कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने आगे किया और उन्होंने उनसे दावा पेश करवाया। जिस तरह से डेमोक्रेसी का गला घोटा गया, महबूबा मुफ्ती को अपने नंबर्स प्रूव करने नहीं दिए गए और जिस किस्म के हालात बनाए उसके बाद जो मुसलसल बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, बीजेपी की लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा ये सब इकट्ठे हुए। वो लश्कर तोयबा नहीं थी जब तक वो इनके साथ, जब इनके साथ से हटती है पीडीपी तो वो लश्कर तोयबा हो जाती हैं। जब तक उमर अब्दुल्ला वाजपेयी साहब की कैबिनेट में होते हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं होते, जब वो उनको छोड़ते हैं तो हिजबुल मुजाहिदीन हो जाते हैं। तो आज देश पूरा इस मजाक का, आज आप फेसबुक देखें, सोशल मीडिया देखें, हर जगह जिस तरह से एक सरकार बनने जो जा रही थी। देखिए, कांग्रेस का जहां तक इसमें स्टैंड था, कांग्रेस की अभी 23 तारीख को एक मीटिंग थी, जैसे आजाद साहब ने भी वाजे किया कि कांग्रेस का जो अभी स्टैंड था, हमारी अभी सीएलपी की मीटिंग नहीं हुई थी, प्रिंसिपली जब हमारे टॉप लीडरशिप के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहीं अग्री किया था, पर जो हमारी पार्टी के अंदर का फैसला है वो नहीं हुआ था।
और पर जिस तरह से बेसिक बात है, जिस तरह से जमहूरियत का कत्ल किया गया और जिस तरह से जो खतरनाक तरीके से कश्मीर के साथ आज खेला जा रहा है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को आईएसआई के हाथ में होने की बात कर रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसको प्रूव करना चाहिए देश के आगे, अगर उनके पास ऐसी इनपुट्स है तो ये बहुत जरूरी है। आपके पास मैं चलना चाहूंगा, मुश्ताक साहब आपके पास आना इसलिए चाहूंगा कि 2-3 चीजें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं। हालात बदलते हैं, बयान बदल जाते हैं। उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में लगातार सुरक्षा को लेकर चैलेंजेस हैं, वहां पर गवर्नर हाउस की फैक्स मशीन नहीं चलती। वहां के राजनीतिक दल जो हैं सरकार बनाने का दावा सोशल मीडिया पर करते हैं, घर बैठे हुए फैक्स कर देते हैं या घर बैठे हुए ट्वीट कर देते हैं। उनको यह जहमत नहीं हुई कि वो गवर्नर हाउस पर आ जाते या मिलने का समय लेते। ये सवाल हैं तमाम जो जनता के मन में है, हम उसकी नुमाइंदगी। दूसरी बात, जिस तरह से कोई दल जब आपके साथ है, पीडीपी जब तक बीजेपी के साथ थी तो देशभक्त थी, और उसके बाद अब उसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज एक बयान दिया गया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 2015 में हम बिना शर्त आपको समर्थन देने को तैयार थे, आप हमें लेके गंभीर नहीं थे। आपकी खुफिया बातचीत बीजेपी से चल रही थी, आज उसी पीडीपी को वो समर्थन दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें क्या अवाम के हित में, या कहीं अवाम आपको इसमें नजर आती है? अवाम का तो इसमें बिल्कुल रोल ही नहीं है। ये तो आप 47 से लेकर 2018 तक जो दिल्ली है, दिल्ली ने कभी भी यहाँ के मैंडेट को या डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को चलने नहीं दिया। मुश्ताक साहब, दिल्ली पे हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आपके अपने जो सियासी दल है, मैं पहले उनके बाद जो लोकल काम आते हैं, हाँ, दिल्ली से ही तो सारे अहकाम आते हैं। नहीं देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिपोज किया गया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ भी वही मामला हुआ 84 में, और आज भी आप देख लीजिए विदाउट कंसेंट जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी यहां पर थी, जिनके पास समर्थन था, जिनके पास सीट्स थी, उनको ये मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपना मैंडेट प्रूव करे। और गवर्नर साहब ने ये कहा कि हमारी फैक्स मशीन नहीं चल रही है, जबकि ही इज वर्किंग ऑन द बीजेपी प्लान। ये तो समझना पड़ेगा ना आपको जी। तो जमहूरियत का तो मर्डर, खून रोज होता है यहां कश्मीर में जिस तरह से। और ये भी समझने वाली बात है कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं उनका बाइकआउट किया हुआ है। तो उस मुजरे का खेज इलेक्शन को भी आपने, जिसमें कि 1%, 2%, 4% वोट पड़ रहे हैं, उसको तो बीजेपी ने कंटिन्यू कर लिया यहां पर जी। मैं चल रहा हूं जावेद बेग साहब, ये 2 बड़ी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टीज ने उसका बाइकआउट किया हुआ है। जी जावेद बेग साहब, मैं आपके पास आता हूं। जावेद बेग साहब, आपको मुझसे शिकायत रहती है, मैं आपके पास बाद में आता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम की नुमाइंदगी आप करते हैं और आपका जो स्टैंड है वो बहुत अहम हो जाता है आज के दिन में। जिस राज्य में, जिस स्टेट में, जिस सूबे में ऐसे हालात है, वहां के गवर्नर हाउस की फैक्स मशीन नहीं चल रही, लेकिन वहीं से यह फरमान आ जाता है कि विधानसभा भंग कर दी गई, वहां पे कुक नहीं है, वहां पर फैक्स रिसीव करने वाला शख्स मौजूद नहीं है, और ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अब सियासी दलों का वहां पर क्या स्टैंड होगा और इसमें जनता के हित में क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है अगला इकदाम क्या करेंगे? शुक्रिया खालिद भाई। जम्मू कश्मीर की जो रियासत है, रिवायती तौर पे जम्मू कश्मीर की रियासत को सियासत का एक मछली बाजार बना दिया है 47 से लेके अभी तक। जम्मू कश्मीर के अवाम को कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है, और जो ये डेवलपमेंट्स कल से हुई, ये कल की डेवलपमेंट्स नहीं है, ये बराबर उस दिन से ये डेवलपमेंट्स आ रही है जिस दिन से यहाँ की जो गठजोड़ वाली सरकार थी, जो अनपॉपुलर एक सरकार थी, जिसे एक अनहोली अलायंस कहा गया यहाँ के अवाम ने भी, और जो यहाँ के हज़्ब इख्तिलाफात जो पार्टियां हैं, उससे एक नई चीज सामने आ गई है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है। उसी रद्द-ए-अमल में कल ये 3 जो पार्टियां हैं, जो कल तक एक दूसरे को गालियां देती थी, एक दूसरे के मौकफ, सियासी मौकफ के खिलाफ थी, कल ये अचानक से ट्विटर पे एक साथ हो गए। इन्होंने ट्विटर को बिल्कुल अपना जो है असेंबली बना दिया, और ट्विटर पे आ गए, बिल्कुल रद्द-ए-अमल में आकर इन्होंने बिल्कुल बिना सोचे समझे एक सरकार बनाने की कोशिश की। वो बस एक रद्द-ए-अमल में हुआ, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के जो आज के पॉलिटिशियंस हैं, खासकर इन 3 पार्टियों के, या फिर बीजेपी या और कोई पार्टी है,
ये एक सियासी कचरा बन चुका है जम्मू कश्मीर में। जावेद साहब एक सवाल बनता है, जावेद बेग एक सवाल ये बनता है आपसे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्या यही दल पिछले 5 महीने से रोज ये मांग नहीं करते थे कि विधानसभा को भंग किया जाए, और अब जब विधानसभा भंग हो गई है तो ये तमाम चीजें, और सिर्फ पूरे सिनेरियो में आप देखेंगे अपनी सरकार बनाना या अपनी सरकार के गठबंधन के लिए कभी पीडीपी बीजेपी से मिल जाती है, कभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम बिना शर्त समर्थन दे रहे थे, हमसे लिया नहीं, अब वहां चले गए। इसमें कहीं आपको लगता है सिर्फ राजनीति हो रही है ना? बिल्कुल खालिद भाई, आपने सही कहा, यह बिल्कुल सिंपल सी राजनीति है। जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर एक बार ये धोखा दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक साथ कभी जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी सियासत एक दूसरे की नफरत पे ही है। जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करने में ही इनके घर चलते हैं, और आज इन्हें लगा कि एक थर्ड फ्रंट आ रहा है। थर्ड फ्रंट की बहुत जरूरत है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो किसी के भी सूरत में आए, हम किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन थर्ड फ्रंट की एक जरूरत थी जिसमें एक आम कश्मीरी को लीड करनी चाहिए थी। आज इन्हें उसी रद्द अमल में एक डर की वजह से इन्हें लगा कि शायद इनके हाथ से जम्मू कश्मीर की जो कमान है वो निकल रही है, और उसी रद्द अमल में आके कल इन्होंने ट्विटर पे गठजोड़ किया। जावेद बेग एक बात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गवर्नर साहब करे या ना करे। जावेद बेग, दिल्ली के अंदर राजनीति में जब कांग्रेस पर हमला किया जाता है तो खानदान की राजनीति पर किया जाता है। आपको लगता है कि कश्मीर में भी वो खानदान की राजनीति चली आ रही है? तीनों परिवारों में अगर देखें खास तौर से तो कहीं ना कहीं खानदानों की राजनीति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ की राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति खानदानों पे चलती है। ये लोग कभी खानदान को एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी मजहबों को, कभी मसलकों को, तो कभी जम्मू और कश्मीर जो रीजनवाद है उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आज इन्हें लगा कि आज आम कश्मीरी इनकी कोई बात नहीं सुनता है। आप देखिए जो बाई इलेक्शन लास्ट टाइम हुआ जिसमें खाली 2% वोट हुए और 14 लोग मारे गए सेंट्रल कश्मीर में, उसमें भी बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे अब्दुल्ला साहब को पार्लियामेंट मेंबर बनाया गया। अभी जो इलेक्शंस हुए जिसमें इन 2 बड़ी पार्टियों ने, सो कॉल्ड बड़ी पार्टियों ने बाइकॉट किया था, लेकिन अपने प्रॉक्सीज इन्होंने बिल्कुल लाए थे, लेकिन तब भी इन्हें रिजेक्ट किया। सनम एजाज, जिस तरह की राजनीति हो रही है, 2-3 चीजें सामने आ रही, लेकिन इसमें मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, आज भी ये पूछना चाहता हूं, पूरे सिनेरियो में जनता का हित कहां पर है? सिर्फ सरकारें बनाना, सरकारें गिराना, सरकार को चलाना। कल भी खालिद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जनता के हित की बात नहीं है, और कल भी हमने बताया था कि ये सारा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जिसे कल कुछ लोगों ने ड्रामा भी कहा, ये सिर्फ पीडीपी अपना जो उनका तोड़ हो रहा था, उनका जो ब्रेकअप हो रहा था, उसको बचाने के लिए किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जो सेंध लग रही थी, और उस सेंध के हवाले से आमतौर पर और यहाँ के सियासी जो पंडित थे उनका यही कहना था कि सजाद लोन जो बीजेपी की तरफ से ये सारा सब कुछ कर रहे हैं वो लगा रहे थे, उसको बचाने के लिए कल ये अलायंस हुआ। और कल जो कुछ भी गवर्नर साहब ने किया उसमें अगर उसने जो फैसला लिया, इस पे जहां पे बड़ा क्रिटिसाइज भी कश्मीर में किया जा रहा है, लेकिन एक चीज है कि फायदा जहां कल के सारे सिचुएशन से हुआ वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, और जमीनी सतह पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी की बात करूंगा, अब तकरीबन दरवाजे बंद हो गए, सारे दरवाजे इन इंतखाबात आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि जिस तरह से सारी गेम प्लान, इस सारी सिचुएशन को यहां प्ले किया जा रहा है, यहां बताया जा रहा है, उससे बीजेपी के लिए आने वाले दिन, लेकिन सनम के लिए आने वाले एक सवाल जो है, एक सवाल जो जावेद बेग से पूछ रहा था वो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। ये वही पार्टियां थी जो अब तक ये कह रही थी कि आप विधानसभा को भंग करें, ये तमाम तरह से ऐसे बातें चल रही थी, लेकिन जब तमाम चीजें हुई हैं फिर अब इनको क्या एतराज है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये कल जो इनकी सरकार बनाना, अगर ये सरकार बनाते भी खालिद तो ये चलने वाली सरकार नहीं थी, क्योंकि ये पक्के दुश्मन है एक दूसरी दोनों जमातें, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कल इन्होंने सिर्फ एक मजबूरी थी, इनकी पार्टियां टूट रही थी, उससे करने के लिए इन्होंने ये गठजोड़ किया था। सिर्फ कुछ दिनों के लिए गठजोड़ भी चलता, अगर हो भी जाता, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी और किसी को भी यह नहीं लगता था कि गठजोड़ होता, बल्कि हवाई किले थे और इन हवाई किलों में फ्लोर टेस्ट पे पूरी तरह से नाकाम हो जाता। हाँ, अब दूसरी बात है, शायद कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से खबरें आ रही थी, वो अब स्टैंड कर जाती, जब फ्लोर टेस्ट हो जाता तो तब कहीं न कहीं पीडीपी को यह सब कुछ मिल जाता।
लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस सारी सिचुएशन से कश्मीर में जो एलिनेशन पहले से थी उसको और हवा मिली है। जो कुछ भी कल फैसला हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात नहीं, बल्कि यहां में जो एलिनेशन है, जो दिल्ली के तय एक दूरी यहां पहले से ऑलरेडी यहां पे है, उसमें और ज्यादा इजाफा कल के इस गवर्नर के फैसले से हुआ है। ठीक है ताहिर साहब, आप पे इल्जाम यह है कि आपके हित की जब बात होती है तो देशभक्त हो जाता है, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन जब आपके खिलाफ चीजें जाती है तो आप एक से कह देते हैं। जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि जब तक सरकार आपके हित में थी तो आप चलते रहे, पीडीपी आपके साथ थी, देशभक्ति, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ कभी आई तो वो देशभक्ति, अब ये होने लगा, ये कौन सी राजनीति, ऐसा क्या क्यों करते हैं? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपको याद होगा वाजपेयी जी के टाइम पे एनडीए में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ थी, और अब की बार जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, जम्मू कश्मीर के हित को देखते हुए सरकार बनाई गई और अच्छी सरकार चल रही थी मुफ्ती साहब के टाइम तक। और जब वो वफात पा गए, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, जन्नत में जगह दे, तो उसके बाद जब उनकी बेटी ने सरकार संभालनी शुरू की तो वो कुछ फैमिली का जो एक प्यार था उभर के आ गया। उन्होंने अपने भाई को एंट्री दे दी, चाचा को दे दी, और उस चीज को बाद में उन्होंने एडमिट भी किया महबूबा मुफ्ती मैडम ने कि मेरे से ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, मेरे से मिस्टेक हुई कि मैं घर के इस चीज में आ गई। हम वो चीज कहते हैं कि जब तक हमारे साथ रहते हैं तो ये लोग देशवासी होते हैं, हमारे से हट जाते हैं तो एंटी नेशनल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो पूरे देश को लेके एक सोच है। हम तरक्की की राह पे चलने की पार्टी है, डेवलपमेंट को लेके चलते हैं और तिरंगे को लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, चाहे हम लोग सरकार में रहें चाहे अपोजिशन में रहें। हमारी कोई ऐसी सोच नहीं है। इस चीज को गलत बयानबाजी की जाती है जिसको हम बिल्कुल सिरे से निकालते हैं। यानी अब आपको क्या लगता है, चुनाव या फिर ये कोर्ट अगर जाएंगे तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, कोर्ट जाएंगे, चुनाव होंगे और जरूर होंगे, बहुत जल्दी चुनाव होंगे, लेकिन मैं इन लोगों से जो गठबंधन रहा था, आपके माध्यम से, आपके चैनल से इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो ये गठबंधन बन रहा था, क्या ये बता सकते हैं कि जब ये चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट का, नेक्स्ट असेंबली का, उसमें भी इनका गठबंधन रहेगा या उस टाइम पे इनका गठबंधन अलग हो जाएगा? ये कौन सा इनका प्यार था जो एक दो दिन में ये एक साथ हो गए और फिर अलग अलग हो जाएंगे? इसका भी इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। ताहिर साहब थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, ताहिर साहब, शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, फिर बाद में गठबंधन कर लेते हैं। अभी भी बीच में उपचुनाव हुए थे और आपने अलग अलग चुनाव लड़े, साथ भी हैं आप। तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया हुआ है किसी ने। नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया होता। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो हालात चल रहे थे, स्पेशली कश्मीर के, सरकार के लिए हालात नहीं थे। गवर्नर साहब बहुत अच्छे सिस्टम से सरकार को चला रहे थे। जम्मू कश्मीर में जो सिस्टम था प्रॉपर स्ट्रीमलाइन में आना शुरू हो गया था। और हम लोगों को, अगर हम अंदर की बात बताएं तो भारतीय जनता पार्टी को भी वेरी फर्स्ट डे से हमें बहुत सारी ऑफर्स आ रही थी, कैसे सरकार बनानी है, कैसे बनानी है, लेकिन हम लोग एक बैकफुट पे थे। हम लोग सरकार बनाने के हक में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हम लोग सरकार में भी डेवलपमेंट का एजेंडा लेके चल रहे थे। अपोजिशन में रहने वाले लोग हैं। सजाद गनी लोन तो आप ही की सारी पुष्पराई पे कर रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खबरें पहले दिन से आ रही थी और सजाद गनी लोन के बारे में ही बताया जा रहा था कि वो करवा रही। हाँ ताहिर साहब, वो तो चिट्ठी भी आई है 15 मिनट बाद, उन्होंने भी एक चिट्ठी भेजी है। सजाद गनी, ये अलायंस भी तो उसी रद्द-ए-अमल में तो बरसत आया था जिसे ट्विटर अलायंस कहते हैं। ये तो सजाद गनी लोन साहब के ही अमल के रद्द-ए-अमल में बरसत आया था। देखिए हम जी विक्रम मल्होत्रा साहब, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ताहिर साहब अपने लीडर्स के स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते। जिस तरह से राम माधव साहब का कविंदर गुप्ता जी का स्टेटमेंट आया और जिस तरह से उन्होंने अक्यूज किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि ये दो पार्टियां जो हैं बॉर्डर पार से पाकिस्तान के इशारे पे इन्होंने बॉयकॉट किया बलदियाती चुनाव का, और अब ये जो सरकार बनाने जा रहे हैं ये के इशारे पे है, और उसके बाद राम माधव जी को अपना वो ट्वीट वापस लेना पड़ा। मैं सिर्फ दो बातें इसमें कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी इसमें हुई है वो गवर्नर साहब के इंस्टीट्यूशन की हुई है। जब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब हमारा अपना गवर्नर आ गया है, वो पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा था जो वायरल हुआ था, और उसके बाद उन्होंने प्रूव किया हर एक बात पर। अभी 4 दिन पहले उनका ट्रिब्यून में इंटरव्यू आया था कि हम असेंबली को भंग करने के हक में नहीं है, ये पूरी 6 साल चलेगी। और ऐसा क्या हुआ, और सजाद लोन जो थे उनके, और भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता शुरू किया, जिसको देखते हुए
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कदम उठाना पड़ा, दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में आना पड़ा, वो अपनी जगह बात है। पर एक गवर्नर के इंस्टीट्यूशन का जो इरोजन हुआ है, जिस तरह से इसका जो विश्वास लोगों का जम्मू कश्मीर रियासत की रिवायत रही है, जम्मू कश्मीर रियासत में तो ये परंपरा है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए मुश्ताक साहब, पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो ये तमाम चीजें आप किस तरह से देखते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? इस हिसाब से कि यहां पर जो 47 से होता आ रहा है उसी का रिपीटेशन है, ये उसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है। डेमोक्रेसी तो रोज यहां पर बढ़ रही है, उसका मर्डर हो रहा है, उसी की एक चैप्टर ये भी कल वाला मामला भी रहा। इसके लिए आपको क्या लगता है, जो रीजनल पार्टीज हैं उनको ज्यादा मानते हैं या उनका आपसी जो विवाद है, कभी वो साथ हो जाते हैं कभी अलग हो जाते हैं? नहीं, ये तो बीजेपी की कारस्तानी है सारी। इन्होंने ही तो जम्मू श्रीनगर कश्मीर को पहले डिवाइड कर लिया, पोलराइज कर लिया। 47 से लेकर बीजेपी तो नहीं थी, तो कांग्रेस भी तो यही कर रही थी। जम्मू कश्मीर रियासत के लिए ये सारी पार्टियां एक जैसी है। जब तक जम्मू कश्मीर के बड़े मुद्दे पे बात नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की बात नहीं होगी, हमारे लिए जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये सब एक जैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहां फारूक अब्दुल्ला साहब को भी लोगों के बिल्कुल मैंडेट के बगैर सीएम बनाया गया, और जो ये अभी अनहोली अलायंस जो टूटा बाद में, वो भी तो लोगों के मर्जी के खिलाफ था। मुश्ताक साहब, जम्मू कश्मीर मसले के रिजोल्यूशन के लिए इनने कभी कुछ नहीं किया, चाहे एनसी कांग्रेस हो, पीडीपी बीजेपी हो। जब ये लोग सत्ता में होते हैं ये सारी चीजें भूल जाते हैं। आज उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ट्विटर पे। जब उनकी हुकूमत थी उन्हें तो 170 लोग दिखे ही नहीं जो मारे गए। महबूबा जी आज कह रही है खून खराबा हो रहा है। 2016 के जो मजालिम उनके हैं, जो उन्होंने करबला यहां पे बर्पा किया, उन पे तो उनकी नजर ही नहीं है। आम आदमी की बात कीजिए ना। मुश्ताक साहब, राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं तब कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और हो जाते हैं, खासतौर से महबूबा। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है। ये तो हम देख रहे हैं कि जब भी उनके पास पावर होता है तो तब वो इंडियन है, और जब पावर से बाहर है तो तब वो सॉफ्ट सेपरेटिज्म की बात करते हैं और कहते हैं कि मसले कश्मीर का हल, दायमी हल के लिए हमें काम करना है। सनम एजाज, अगर आप बात करें पहचान चुकी है। सनम एजाज, आपकी पकड़ है, और अगर देखें तो वहां पे आप पूरी तरह से जनता के बीच में रहते हैं, जनता से बात करते हैं। लेकिन अगर देखें जिस तरह के हालात बने, जैसे यही पार्टियां कह रही थी कि विधानसभा को भंग किया जाए, अब ये लगा इनको कि इनकी पार्टी में टूट हो सकती है, और सज्जाद गनी लोन ने एक दावा पेश किया, और वो चिट्ठी भी सामने आ गई जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ एमएलए भी दिखाए थे, बताए थे कि 18 मेरे साथ हैं और लोग हैं, और बीजेपी हमको बैकिंग करी, ऐसी तमाम चीजें आई। फिर वो ट्विटर पे भी चीजें आई, फिर एनसी और पीडीपी एक हो गई। लेकिन आज आप ये देखें कि पीडीपी को कोर्ट जाने के नंबर का जब बात आई है तो एनसी ने कहा कि मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। और बाद में अगर देखा जाए तो उनके भी कहीं ना कहीं, तो ये तमाम चीजें क्या सिर्फ सरकार बनाने की हद तक दोस्ती और रिश्तेदारी है, या सिर्फ अपने फायदे के लिए आवाम कहीं नजर आती है इसमें? देखिए खालिद भाई, पहले ही हम लगातार इसको बता चुके लगातार कि ये कोई भी सरकार बनाने की पहल नहीं थी, बल्कि ये दोनों जमातें अपनी जो तोड़ फोड़ है उसके लिए इन्हें एक शूशा छोड़ा था कि हम सरकार बनाने जा रहे। सरकार बनाने वाले बिल्कुल, मुझे जो कंफर्म खबर है, कंफर्म सोच है कि सरकार बनाने वाले नहीं थे, बल्कि इन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे लाना था, खासतौर पे बीजेपी को बैकफुट पे लाना था। जो सज्जाद लोन का थर्ड फ्रंट बन रहा था, उस थर्ड फ्रंट का तोड़ करना था, क्योंकि वो थर्ड फ्रंट जो है वो दोनों जमातों को निगल रहा था। तो उसका तोड़ करते इन्होंने जो शूशा छोड़ा, उस पे बीजेपी और गवर्नर जिन्होंने बड़ी जल्दी दिखाई और बिना किसी चीज के उन्होंने उसको असेंबली को बंद कर दिया। तो एक तरह से इस गवर्नर के फैसले ने कश्मीर के आने वाली जो पॉलिटिक्स है वो बदल के रख दी है। और आने वाले दिनों में आपको मैं एक चीज गारंटी के साथ बताता हूं कि कश्मीर का जो जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है उन सब का मानना है कि वो कहीं न कहीं अब बीजेपी के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। और आने वाले चुनावों में जिस तरह हमें लग रहा था कि बाइकाट होगा और बड़े पैमाने पर बाइकाट होगा, शायद मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है और जितने भी लोगों से बात हुई है उनका ये और सबका यही मानना है कि इस सारी सिचुएशन ने आने वाले चुनाव पर बड़ा असर डाला है और बीजेपी के खिलाफ यहां पे शायद अब लोग इकट्ठा भी हो जाएंगे। ठीक है, ताहिर चौधरी साहब,
अगर आप यूपी की बात करेंगे तो वहां पर शिवपाल यादव अलग हुए और उनको बंगला दे दिया गया बड़ा वाला। यहां पर भी आपको लग रहा है जिस तरीके की चीजें हो रही, क्या अगर बीजेपी को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा तो थर्ड फ्रंट तो आपका है ही? नहीं, देखिए, बीजेपी की जहां तक आप बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो एक सोच है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसी में जम्मू कश्मीर में भी वही सोच है। जम्मू कश्मीर की इस टाइम पे जो रीजनल पार्टीज थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप नाम आप ले लो, चाहे पीडीपी का ले लो, ये लोग जमीनी सतह पे अपना वजूद खो के हुए थे। इसीलिए इन्होंने पंचायत इलेक्शन और अर्बन बॉडी की जो इलेक्शन थी उसमें बायकॉट किया, क्योंकि इनको मालूम था कि रिजल्ट्स इनकी फेवर में नहीं आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में और स्पेशली वैली में, अगर आप कश्मीर की बात करते हो, तो पूरी तरह से हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और आने वाली इलेक्शन में जब इलेक्शन होगी इंशाल्लाह उस पर हम जवाब देंगे। अभी ऐसे लाइव चैनल पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, आने वाले टाइम का इंतजार करना पड़ेगा और उसी पे पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ताहिर साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जिस तरह से मौका मिला है, जिस तरह से मौका मिला था, सरकार भी बनी और उसके बाद भले वो अलायंस की सरकार हो और उसके बाद भी काम हुआ, क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? आपको उम्मीद है? डेफिनेटली मिलेगा फायदा, क्योंकि जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके हम लोग चले थे उसके ऊपर हम पूरी तरह करने की हमने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती वही रही कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल था जो सभी उस टाइम पे कहा करते थे, वही हुआ। और आखिर हमें खुद, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने खुद सरकार गिराई, मैंडेट वापस लिया, सरकार गिरी, और उससे हमें कोई दुख की बात नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगा कि हम सरकार से बाहर हो गए। हम हमारे कार्यकर्ता हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जो जम्मू कश्मीर के लिए हमने ख्वाब देखा होगा वो हम पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे, और इसका फायदा भी हमें मिलेगा। विक्रम मल्होत्रा साहब, चैलेंज आपके लिए बढ़ गया या आपके लिए आसान हो गई राय? देखिए, मैं इस पे दो बातें कहना चाहता हूं कि एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है देश भर में कम्युनल पोलराइजेशन की, वही राजनीति उन्होंने यहां भी फॉलो करी है। और आज जो माहौल हमारी स्टेट है, अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह से कम्युनली चार्ज है और कम्युनल पोलराइजेशन जो पूरी है, एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक हम आपके प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है, अगर आपको याद होगा जब बीजेपी ने सरकार से हाथ पीछे किया था अपना, अमित शाह जी जम्मू में आए थे और जम्मू में परेड ग्राउंड में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम जम्मू और लद्दाख के लिए डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ये सरकार से अपने आप को वापस लिया। और उसके बाद जब ये गवर्नर रूल लगा और उसके बाद उसी वक्त जो ऑपोजिशन पार्टी थी, चाहे पीडीपी थी, कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, हमने कहा कि वी शुड गो इन फॉर फ्रेश इलेक्शन। पर उस वक्त उस बात को इग्नोर किया गया और चलते चलते हम यहां तक आए जहां गवर्नर चेंज हुए, दूसरे गवर्नर साहब आए, बलदियाती चुनाव हुए, कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, और जिस तरह से कॉर्पोरेशनें बनी दो पार्टियों के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वजह से, और आज चाहे बीजेपी उसका डंका बजाए कि हमने बहुत नंबर्स ले लिए और जो लोग जम्मू में बैठ के वहां कॉर्पोरेशन में चुने गए, तो वो एक अपने आप में एक सवालिया निशान उठाता। लेकिन मल्होत्रा साहब का आगे जब उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजे खोल दिए जब बिना नंबर्स के। मल्होत्रा साहब, आप कहते थे कि विधानसभा भंग होनी चाहिए, अब भंग हो गई तो आपको शिकायत है? जी, तो हमको शिकायत ये नहीं है कि विधानसभा भंग हुई, उसकी टाइमिंग के है कि जिस वक्त एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती है कि एटलीस्ट उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे और उसी के साथ, यानी अगर आप मांग करेंगे तो टाइमिंग सही है, और 18 मेंबर है, अगर आप मांग करेंगे वो टाइम सही है, और अगर गवर्नर को लगे टाइम गलत है, अगर 4 दिन पहले गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ये भंग नहीं होगी, बात आप हॉर्स ट्रेडिंग की कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने 4 रीजन बताए कि एक सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब थी आपने बल्दियाती और कॉर्पोरेशन के और पंचायती चुनाव करा लिए, और अब आपको सिर्फ 5 महीने क्यों लगे? पॉलिटिकल पार्टी ने क्लेम किया और उसके साथ साथ आपने भी क्लेम किया और आपने भी क्लेम किया। मेरे भाई साहब जी, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में हर पार्टी नफरत की सियासत करती है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में नहीं होती है कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। आम आदमी को किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ।
1990 में भी एक आम कश्मीरी मर रहा था, तड़प रहा था। 2018 में भी एक आम आदमी को किससे फायदा मर रहा है और तड़प रहा है। क्या पाकिस्तान मैं एक आम कश्मीरी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे लिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। जब तक आप जम्मू कश्मीर की आवाम को पूरा हक नहीं देंगे, चाहे यहां पे गवर्नर जगमोहन हो या गवर्नर सत्यपाल जी हो, सीएम यहां पे मीर सादिक हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा जी हो या उमर अब्दुल्ला हो, कोई हल नहीं निकलने वाला है। यहां की सियासत ऐसे ही होगी, तोड़ मरोड़ के आम कश्मीरी को तड़पाएगी। बड़ी मायूसी के जो सवाल है हमें लगता है कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लेकिन ताहिर आम कश्मीरी बहुत मायूस है इस सिस्टम से, तंग आ चुका है एक आम कश्मीरी। जम्मू कश्मीर का चाहे वो आरएसपुरा सेक्टर से हो, लेह लद्दाख से हो या जम्मू कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हो, रोड मैप है हमारे पास? किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है। आजाद साहब बिल्कुल आवाज, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये जो सवाल आ रहे हैं बड़े गंभीर हैं, और अगर देखा जाए ये सवालों को लेकर भी हमको सवाल उठता है, लेकिन ताहिर साहब कोई रोड मैप है सरकार के पास? देखिए ये मैं बताता हूँ। नहीं, सरकार हमेशा अवाम के हक के लिए लड़ती है, अवाम के हक के लिए खड़ी रहती है। कश्मीर के लोगों को कश्मीर के अवाम से पहले बात निकालनी पड़ेगी कि सरकार। देखिए मेरी बात, एक हुर्रियत का एक्टिविस्ट मारा गया और अननोन वाला बूथ है। मेरी बात नौजवान मारे गए। नहीं, मेरी इस बार आप मेरी बात नहीं सुनो तो कैसे होगा? पहले डालने से कुछ नहीं होगा। हमने बहुत कुछ सुना भाई साहब, मुझे आपका एहतराम है, बहुत सुना हमने। आपने कल देखा यहाँ 12 घंटे में जम्मू कश्मीर में हालात जमीन से लेके आसमान तक चले जाते हैं। सरकार का जवाब भी लेते हैं और यकीनन उम्मीद की जो देखिए हालात ठीक करने के लिए हालात ठीक करने के लिए कश्मीर के अवाम को आजाद साहब एक होना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आए तमाम कश्मीर के लोग अपने घरों से बाहर निकले और जिसको वोट डालना चाहते हैं जाके खुल के वोट डालें। वोट डालने के लिए ये लोग घरों से बाहर निकलते नहीं, और जब फिर वोटिंग होती है, जब सरकार बनती है, तब इनको अच्छी नहीं लगती है। मुझे इनकी दो इनकी डबल स्टैंडर्ड इनकी पॉलिटिक्स है कश्मीर के अवाम की, और जो ये सेंटर मांगते हैं, जो सरकारें सेंटर में रही, इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करती रही। जम्मू से बढ़ के हमेशा कश्मीर को वैल्यू दी गई, तब भी कश्मीर का अवाम खुश नहीं है। सरकारी नौकरियों में इनको ज्यादा हिस्सा दिया जाता, तब भी ये लोग खुश नहीं है। ये लोग किस चीज से खुश होना चाहते हैं? जावेद साहब ये बड़ा सवाल उठाया कि जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट आप करोगे नहीं, कैसे कब जाके ये बात बनेगी? भाई सरकारी नौकरियों की बात करेंगे तो इन्हीं के ऑनरेबल गवर्नर साहब ने 1 महीना पहले कहा कि यहाँ पे जो भी सरकारी एजेंसीज है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, वो पूरी करप्ट है। जेके बैंक की बात कीजिए, जो अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने इंकिशाफ किया। इवन केएस ऑफिसर्स भी करप्ट प्रैक्टिस से लगाए गए। किस चीज पे हम भरोसा करें? आपने रखा ही क्या है आम आदमी के लिए? ताहिर साहब बोलिया FIR मेरी बात सुनिए, वो इस सरकार की बात नहीं है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप ऊंचा बोलने से बातें नहीं करती हैं। जी। वो जो जावेद साहब ऑफिसर्स की जो बात, जावेद एक जवाब तो ले लें कम से कम, जो आपने एलिगेशंस लगा रहे हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। इस सरकार जी एलिगेशंस लगाने से बात नहीं होगी। देखिए आजाद साहब, केएस की जो ये बात कर रहे हैं, वो 2011 का जो केएस का एग्जाम्स JNK में हुआ था, उसमें धांधली हुई थी। उस टाइम पे ना तो बीजेपी की सरकार थी, ना सेंटर में हमारी सरकार थी। उस टाइम पे NC की सरकार हुआ करती थी श्रीनगर में, और वो लिस्ट आज भी नेट के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। उस चीज को भी इनको याद रखना चाहिए। गवर्नर साहब ने अगर पुरानी बातें निकाली हैं जम्मू कश्मीर की, तो वो चीजें निकाली हैं, लेकिन आप लोग एक होके भाई साहब। लेकिन मैं आपको वही तो चीज 2011 की बात। जी सनम एजाज, 2011 तो दूर की बात है, आप 2015 और 16 की बात कीजिए ना। 2016 में जब आपने मजलूम कश्मीरियों को मारा, उस वक्त भी तो आपने करप्शन की, पूरी करप्शन की। ठीक है सनम एजाज, देखो आपको
आपको 2015 याद आ गया, 16 याद हो गया, 2014 याद क्यों नहीं आता कि जब कश्मीर में फ्लड आ गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमीन से लेके आसमान एक कर दिया था कश्मीर के लिए। कश्मीर का एक एक इंसान बहुत करप्शन की, इसीलिए तो आम कश्मीरी किसी चीज पे भरोसा ही नहीं करता। बैठ के हमारे घर की बात मत कीजिए जनाब। हाँ। आज तक वो पैसे लोगों को नहीं मिले, नहीं मिले वो पैसे लोगों के। हम ग्राउंड जीरो पे रहते हैं। ताहिर चौधरी साहब, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ग्राउंड जीरो पे मैं रहता हूँ जनाब। जी 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 ये कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं मिले आज तक। देखिए आजाद साहब, हर इंसान को पैसा नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन केस होगा, जिसका नुकसान हुआ होगा, जिसने थ्रू प्रॉपर चैनल अपना सारा फॉर्मेलिटीज की होंगी, उसको पैसा मिलेगा। अब कश्मीर के अगर आवाम कहे कि हर घर को पैसा मिले तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। विक्रम मल्होत्रा साहब, आप जो मेन स्ट्रीम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस पुरानी जो है पार्टी है और उसने बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में शासन भी किया है। जावेद बेग कह रहे हैं किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, उसमें आप पर भी एलिगेशंस लग रहे हैं, इल्जाम आप पर भी हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए आजाद खालिद साहब, मुझे लगता है हम कई मुद्दे से भटक रहे हैं। आज की जो डिबेट है वो ना तो कश्मीर के रेजोल्यूशन को लेके है, हाँ। जैसे खालिद साहब कह रहे हैं, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग को लेके है। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो गवर्नर साहब ने जिस तरह से असेंबली का डिसोल्यूशन किया है वो कितना सही है और उसमें क्या रोल है ऑनरेबल गवर्नर का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। जी तो मुझे लगता है कि किसी और मौके पे हम बैठ के कश्मीर रेजोल्यूशन पे डिबेट कर सकते हैं, हाँ। पर आज उसको बीच में ना, क्योंकि जो ये कल के जो लेकिन ये इल्जाम है वो आप पर भी बन रहा है, तो इसलिए आपके सवाल की बात है। हाँ। आपसे जो सवाल है वो यही है कि लोगों का ये कहना है। देखिए कांग्रेस पार्टी सरकार में, कांग्रेस पार्टी जी नहीं, एक इंडिविजुअल का कहना लोगों का नहीं माना जा सकता और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, पर हमारी ज्यादा जो सरकारें रही हैं वो कोalition में रही हैं और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी टेररिज्म की है। ये उसको मत भूलें, जो ISI का हाथ है, जो हुर्रियत का रोल है। अगर ये इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको बोलिए हुर्रियत को भी क्रिटिसाइज करें उसी सांस में कि डेवलपमेंट क्यों सफर करी, लोग क्यों मर रहे हैं। बिल्कुल, जब आर्मी पे अटैक होता है तो उसकी रिटेलिएशन होती है, तो वो सारे बातें भी देते। ये कश्मीर सेंट्रिक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 खिस्से हैं, खाली कश्मीर उसका एक हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, अगर जम्मू में अमन है, लद्दाख में अलग हालात है, ये हर बात कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट की तरफ खींच के ले जाते हैं। जब कोई बात होती है कश्मीर का रेजोल्यूशन आ जाता है, तो हम जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट की बात करें और आज बात करें कश्मीरी फर्स्ट की बात मत करें हमेशा। करप्शन कीजिए, जम्मू इज अ पार्ट ऑफ इट, आप लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ इट। हमें दिखाएंगे मल्होत्रा साहब, विक्रम मल्होत्रा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है, जो वहां की भौगोलिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नौजवानों को मारिए, आप कश्मीर के मासूमों को मारिए, ये जी पाकिस्तानी ये है। एक नेचर बन गई है कश्मीरी पॉलिटिक्स की, जब कोई बात हो तो कश्मीरी। पाकिस्तान ने किया। जी ताहिर साहब, ये बड़ा चैलेंज रहा है आपके सामने, सेंटर के लेवल पर हो चाहे स्टेट के लेवल पर हो, कि जब भी कुछ होगा तो उसको इस तरह से किया जाएगा। लेकिन भौगोलिक स्थिति जो है, वहां की ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है और जो टेररिज्म है, खासतौर से सीमा से जो आने वाली चीजें, उसको कैसे मीट आउट करेंगे और आगे भविष्य में क्या प्लानिंग होगी? देखिए हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हो, CRPF हो, J&K पुलिस हो, आर्मी हो, ये दिन रात 24/7 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में जहां जहां मिलिटेंट मिलेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हमारी फोर्सेज नहीं छोड़ेंगी और कश्मीर के आवाम के लिए हम लोग करते हैं। अगर हमारी डिफेंस फोर्सेज वहां पे काम कर रही है तो हमारे कश्मीर का आवाम, कश्मीरी नौजवानों के लिए आपने कौन सी सियासी जगह रखी? आसमान से आते हैं आपने कश्मीरी नौजवानों के लिए। देखिए अगर हमारी जनाब मेरी बात आपकी ये प्रॉब्लम है, आप बात नहीं सुनते, हमेशा मुसीबत में रखा। नहीं जी ताहिर साहब, नहीं, हम कश्मीर के आवाम के साथ हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेज काम, देखिए आजाद साहब, डिफेंस फोर्सेज काम करती हैं तो कश्मीर के लोग रात को चैन की नहीं होते। लेकिन एक सवाल बिल्कुल पड़ेगा, एक सवाल बहुत ईमानदारी से उठता है, एक सवाल बड़ी ईमानदारी से उठता है। देश भर में राजनीतिक हालात बनते बिगड़ते रहते हैं,
कहीं चुनाव में धांधली के आरोप लगते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं ईवीएम पे शिकायत आती है, और कहीं ना कहीं ये राज्यपाल का जो रोल है वो अक्सर देखने में आया। सबसे ज्यादा रोल अगर देखें कांग्रेस पर आरोप लगे कि उसके जमाने में हमेशा राज्यपाल को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन कहीं भी इसको लेकर यह नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी से लोगों को नाउम्मीदी हुई है। डेमोक्रेसी में लोगों को उम्मीद जरूर नजर आई है। मल्होत्रा साहब इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल। देखिए, आज जो डेमोक्रेसी से होगी नाउम्मीदी बढ़ी है, और कश्मीर का मुआवजा एक ही याद से न करे। जो ऑनरेबल गवर्नर के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, जो केवल जम्मू कश्मीर के बीजेपी फेल हो चुकी है, जैसे कांग्रेस फेल हुई थी, और जिस तरह से वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बनके जिन्होंने बिहेव किया है, उसमें पूरा इंस्टीट्यूशन इरोड हुआ है, और लोगों का जो विश्वास था, जो अब बना था, और आज आप देख रहे हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां पाकिस्तान का टेररिज्म है, होम ग्रोन टेररिज्म है। रोज हम देख रहे हैं कि हालात कैसे, जब से भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बने, कैसे पुलिस वालों को घर से निकाल के मारा गया, कैसे नौजवान बच्चों की, हमारे जो साथी बोल रहे हैं उन्होंने उसके बारे में तो दो लाइनें नहीं कही। जिस तरह नौजवान 19 साल के बच्चों के गले काटे गए, वो तो कांग्रेस पीडीपी ने नहीं काटे, वो तो सिंह ने नहीं काटे, वो तो इंडियन आर्मी ने नहीं काटे। बिल्कुल, ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लेकिन ये बिल्कुल साफ इसके अंदर, और उसके बाद जो कश्मीर जिसे आप चिल्लाते थे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि भले ही बीजेपी फेल हो जाए, भले ही कांग्रेस फेल हो जाए, लेकिन भारत का लोकतंत्र फेल नहीं होगा, भारत की डेमोक्रेसी फेल नहीं होगी। ताहिर साहब, डेमोक्रेसी फेल नहीं होगी, ये तय बात है। जम्मू कश्मीर का बीजेपी हुकूमत में आई है जी, चाहे कोई भी हुकूमत में आए, डेमोक्रेसी फेल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और हिंदुस्तान की प्राइम इंटरेस्ट है कि डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए। साहब, कश्मीर में आप कहते हैं जी खालिद साहब। जी ताहिर साहब, सवाल यह है कि जिस तरह के सियासी हालात बने, अब चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेंगे? आज उसी के हवाले से बात करते हैं। जैसे कहा जा रहा था कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग गया, गवर्नर राज लग गया है, अब विधानसभा भी भंग हो गई है, अब अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, गवर्नर रूल्स के होने से जम्मू कश्मीर में जो काम पेस पे चल रहा था, कुछ काम बीच में रुके ना, कुछ ना हो, सेंट की वो इंस्ट्रक्शंस थी और वो काम पेस के ऊपर चल रहा है। बहुत सारे जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट से सरकार गिरने के बाद वो रुक जाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट कोई भी नहीं रुके, वो डेवलपमेंट के काम थे वो चल रहे हैं। गवर्नर साहब का जो एक प्रोसीजर था काम करने का एक स्ट्रीम लाइन में, वो एज इट इज चल रहा है। जहां तक आप इलेक्शन की बात करते हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, हम लोग अभी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता हर जगह पे है, हर जगह पे काम कर रहा है। जम्मू हो चाहे कश्मीर हो चाहे लेह लद्दाख हो, हर जगह हम लोग काम करेंगे और आने वाले टाइम पे जनता इसका खुद जवाब कुछ नहीं है। बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोज हो चुकी है, आप मसल पॉलिसी लेके आ रहे हो और कुछ नहीं है। जावेद बेग, जावेद बेग बात बिल्कुल सही, आपके आरोप को माना जा सकता है, उसको याद है जो एक के बदले 10 ले रहा था, और तो बिन बुलाए वहां चले गए। ठीक है, ठीक है। और कश्मीरियों को कोई पार्टी अगर फेल होती है तो लोकतंत्र में उसका जो है हल है, पार्टी बदल दी जाएगी। अब क्या लगता है आपको, अगला पॉलिटिक्स का यहाँ पर क्या रूप होगा, क्या नजरिया होगा? जो दल हैं, जो सियासी दल हैं वहां के रीजनल, वो किस तरह इससे निपटेंगे? देखिए खालिद भाई, अगर सियासी दलों की बात की जाए तो आम जनता की सबसे पहले अगर बात की जाए तो आम जनता ने में काफी निराशा है कल के इस फैसले से। ताहम एक अच्छी जो आम लोगों में है कि कहीं न कहीं अब यूनिटी उनमें दिखने को मिल रही है। कल से जो कल शाम से जो कुछ भी कश्मीर में हुआ उसमें आम जनता में यूनिटी है, और कहीं न कहीं बीजेपी के वो बात क्या टॉक्स वगैरह जो कुछ भी हो, किसी लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी आम लोगों को लेकिन ये पॉजिटिव बात है। अगर लोगों में यूनिटी है, लोग बदलाव चाहते हैं, तो इस बार उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जाहिर सी बात है, जितना ही देखिए कश्मीर की एक सिचुएशन है, कुछ सेंटिमेंट्स हैं, कुछ मामलात हैं, उनको लेके यहाँ पे यूजुअली बायकॉट होता रहता है। लेकिन आज जो ये नई सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि अब बायकॉट तो होगा भी, लेकिन उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी को दूर रखने के लिए कश्मीर घाटी में आपकी बार वोट परसेंटेज अच्छी हो सकती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई ज्यादा खराब बात नहीं है। लोकतंत्र में ये एक प्रक्रिया है, किसी से नाराजगी हो सकती है, किसी से विरोध हो सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग इकट्ठे होंगे, चुनाव में हिस्सा लेंगे और सरकारें बदलेंगे। इसको लेकर शायद बात की जा सकती है और ये मसला
बीजेपी का है वो कैसे निपटेगी, बीजेपी अपनी कोशिश करेगी क्योंकि उसको मौका मिला था और उसने ग्राउंड पर काम करके अपनी पैठ भी बनाई है और अपनी जगह भी बनाई है। उसका उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन थर्ड फ्रंट के खड़े होने से वहां पर यह जरूर हो गया कि राजनीतिक समीकरण बन के नए आए हैं। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।